धरा ने सामने देखा तो पाया राघव ने सिया के पास बैठते हुए उसे प्यार से सेब काट के खोला रहा था और अपनी शांत मगर ऑर्डर देने वाली वॉइस में बोल रहा था, कपकेक तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? खुद को हर्ट करने की अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है मेरा क्या होता? कैसे जी पाता मैं अपनी कपकेक के बिना? सिया राघव की बात पर अपनी शांत आवाज में बोली, राघव जी उस वक्त जब मैंने देखा कि कोई आपको मारना चाहता है तो मेरे तो दिमाग ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो ये सिया खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सिया की बात सुन राघव एक दुखी आवाज में बोला, कपकेक मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं जितनी तुम्हारी लाइफ की है। तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक मामूली सा नौकर। मेरे जैसे आम इंसान ना जाने कितने होंगे जो ऐसे रोज मरते होंगे, अगर उनमें से एक मैं भी मर उसके इतना कहते ही सिया को गुस्सा आ गया और उसने राघव को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। सिया उस किस के जरिए अपने गुस्से को शांत कर रही थी। 5 मिनट किस करने के बाद सिया ने उसके होठों को काटते हुए नाराजगी जताते हुए कहा, अब इसका जवाब मिल गया आपको मिस्टर राघव बाजवा, या मेरे पास और भी तरीके हैं? ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, तुम कहो तो वो भी दिखा दूं। धरा जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद की हंसी को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन सिया का राघव को धमकाना सुनकर वो जोर जोर से अपने दांत फाड़ते हुए हंसने लगी। धरा के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों अपने होश में आए। धरा अपनी हंसी को रोकते हुए उन दोनों से कहने लगी, लगता है सिया अपनी बारात खुद लेकर जाएगी। फिर राघव से मजाकिया अंदाज में बोली, राघव जी इतना शरीफ होना भी अच्छी बात नहीं। रिवांश ओबरॉय के पर्सनल बॉडीगार्ड हो और इतने शरीफ बच के रहना, कहीं सिया के बाद कोई और लड़की आपको इज्जत ना लूट ले, नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। धरा की बात सुन सिया राघव को गुस्से में देखते हुए बोली, भाभी उसकी फिक्र आप मत करो, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। राघव को अब खुद पर शर्मा रही थी। एक लड़का होकर भी वो सिया से हार क्यों जाता था? अब वो इज्जत का और तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो चुपके से पतली गली खिसक गया। राघव को ऐसे भगाते देख सिया और धरा दोनों ने अपने हाथों से ताली मारी। सिया धरा को देख खुशी से बोली, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन लॉ इन द वर्ल्ड। धरा उसकी बात पर बोली, नहीं तुम सबसे अच्छी हो तो तुम्हें मैं भी अच्छी लगती हूँ। दुनिया में जो इंसान सच्चे और मासूम दिल का होता है उसे अभी अपने जैसे लगने लगते हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। सिया क्यूरियस होते हुए बोली, क्या भाभी? तो धरा मायूसी से बोली, तुम इतनी प्यारी और मासूम हो जबकि तुम्हारा वो भाई नरक का शैतान लगता है मुझे। मेरा तो मन करता है कि उसे ना काले पानी की सजा दूं या फिर उसे अमेज़न के जंगलों में सांपों के पास छोड़ दूं। तभी उसके पीछे से एक सख्त आवाज आए, और क्या करोगी तुम? रिवांश ओबरॉय के साथ। सिया ने जब धरा के पीछे देखा तो पाया रिवांश गुस्से में धरा को ही घूर रहा था। सिया कुछ बोलने को हुई कि तभी रिवांश ने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। धरा ख्याबों की दुनिया में खोते हुए बोली, और ना मेरा मन करता है कि उसके खाने में भर भर के मिर्ची डालूं और सुबह शाम उसे काली मिर्च, अदरक, लौंग, नीम और करेले के पकोड़े खिलाऊं, क्योंकि पता है सिया वो एक नंबर का नीम चढ़ी कड़वा करेला है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसे कोई काम धंधा नहीं। जब देखो अपनी उल्लू जैसी आंखों से घूरता रहता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी ने उसे जॉब दी हो मुझे ऐसे देखने की। उसकी बात को सुन सिया मन में बोली, चुप कर जा झांसी की रानी, पीछे मुड़कर एक बार देख तो ले, तेरा अंग्रेज तेरे पीछे खड़ा है, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? पीछे से एक बार फिर से एक सख्त आवाज धरा के कानों में गूंज उठी, तो तुम्हें लगता है इंडिया का मोस्ट हैंडसम बिजनेस टाइकून के पास कोई काम नहीं को तुम्हारे आगे पीछे घूमता है? ये सुन धरा लापरवाही से बोली, और नहीं तो क्या? फिर सिया की तरफ कंफ्यूज होते हुए बोली, सिया तुम्हारी आवाज इतनी मर्दाना क्यों लग रही है, जैसे वो तुम्हारी नहीं बल्कि उस उल्लू की आवाज हो। ये सुन सिया ने अपना माथा पीट लिया। धरा ने जब सिया की तरफ देखा तो पाया सिया उसे अपने पीछे देखने का बोल रही थी। धरा चौंकते हुए पीछे मुड़ते हुए बोली, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मेरे पीछे वो अंग्रेज खड़ा हो। ऐसा बोल उसने जैसे ही पीछे देखा तो पाया रिवांश अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। धरा ये देख एक नकली मुस्कान दिखाते हुई प्यार से बोली, आप कब आए? ये सुन रिवांश आरोगेट वॉइस में बोला, मैं तो तभी आ गया था जब तुम मुझे अमेज़न के जंगलों में भेजने की बात कर रही थी। धरा अपने दांतों से अपने नाखून घब्बाते हुए खुद से बोली, अब ये शैतान तेरी क्या हालत करेगा? धरा तूने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। रिवांश उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए उसे ताना मारते हुए बोला, ओह भूखों की महारानी, तुम्हें क्या खाने को नहीं मिलता जो अपने दांतों को खा रही हो? धरा अपनी कमर पर हाथ रख हकड़ते हुए बोली, वो क्या है, एक जंगली बागर बिल्ला मेरे सामने खड़ा है तो खाना तो मिलने से रहा, अब तो सोचा अपने नाखून ही चबा लूं। उसकी बात पर रिवांश कुछ कहता कि पीछे से एक हंसने की आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैक्स की थी। मैक्स हंसते हुए धरा से बोला,
वाह धरा, तूने क्या ताना मारा, फेंक के, वो भी एक हैंड शॉट के जैसे। उसकी बात पर रिवांश अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, लगता है बिना सजा लिए तुम दोनों की जुबान बंद नहीं होगी। उसकी बात पर वो दोनों अपनी जुबान पर फिंगर रख एक तरफ खड़े हो गए। रिवांश उन दोनों को इग्नोर करते हुए सिया के पास आया और प्यार से बोला, डॉल। उसकी बात को सुन सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपना मुंह रिवांश की तरफ से मोड़ दिया। सिया की ऐसी हरकत पर रिवांश के दिल में एक दर्द की लहर गुजर गई। रिवांश ने जैसे ही सिया के पास बैठते हुए डॉल कहा, सिया ने रिवांश से अपना मुंह मोड़ दिया। ये देख रिवांश के दिल में एक दर्द का सैलाब ही निकल गया, पर फिर भी एक नकली मुस्कान के साथ बोला, लगता है डॉल अपने प्रिंस से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। ये सुन सिया बेरुखी से मैक्स की तरफ देखते हुए बोली, मैक्स भाई, यहाँ ये जो कोई भी हो उन्हें कह दो कि इनकी डॉल मर चुकी है, अब जो है वो बस में सोबरोए है। सिया की बात पर रिवांश प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं है डॉल, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भलाई छिपी थी। लेकिन सिया ने गुस्से और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरी भलाई छिपी थी, तभी तो मुझे उस गलती की भी सजा मिली जो मैंने की भी नहीं थी। वैसे मुझे सजा तो मिलनी ही थी ना, क्योंकि मैंने रिवांश ओबरॉय की बहन श्वेता को जो मारने की कोशिश की थी। ऐसा बोलते हुए सिया रिवांश पर तंज कस रही थी। फिर सिया मैक्स की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैक्स भाई, आप इस इंसान से कहो कि यहाँ से चला जाए, बहुत दूर, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी। सिया की धमकी सुन रिवांश भारी कदमों से सिया के बाद से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद धरा सिया से बोली, सिया एक बार मौका तो देती तुम अपने भाई को कुछ कहने का। जिस पर सिया आंखों में नफरत लिए बोली, मैं नफरत करती हूँ उस रिवांश ओबरॉय से। सिया की बातें सिर्फ धरा ही सुन सकती थी, क्योंकि मैक्स वहां से रिवांश के पीछे जा चुका था। धरा ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन सिया वो तो तुम्हारे भाई है, तुम ऐसे कैसे नफरत कर सकती हो। ये सुन सिया धरा से एक नम आवाज में बोली, इनके कारण ही मुझे अपने देश, अपने मेंशन से दूर वहां दूसरे देश में रहना पड़ा। फिर सिया धरा की तरफ देख नम आवाज में आगे बोली, पता है धरा, इन दोनों के लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, बल्कि इन्होंने उस श्वेता को जान से बचाने के लिए मेरा बोने मेरो भी ट्रांसप्लांट कर दिया। 7 दिन तक मुझे कोई होश ही नहीं था, पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई तो मुझे क्या देखने को मिलता है। धरा, जिसे इस बात से सदमा लगा, वो हैरानी के साथ सिया को ही देख रही थी। धरा, आगे बोलो सिया, तुमने ऐसा क्या देखा। ये सुन सिया भरे गले से बोली, जिस भाई को मैंने इतना ज्यादा सम्मान और इज्जत दी, वही मुझे मेरे प्यार से दूर करने का प्लान कर रहे थे। उन्हें अपनी मुंह बोली बहन का इलाज करवाने के लिए उन्हें मेरे बौने मेरो की जरूरत थी। जब मैंने मना किया था श्वेता के ट्रांसप्लांट के लिए, तो मेरे खुद के भाई ने मुझे अपनी कसम देते हुए ये कहा था कि अगर मैंने कभी उससे प्यार किया हो तो मैं बिना किसी आर के कर दूं और यहाँ से हमेशा दो के लिए यहाँ से दूर चली जाऊं। ये 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं ये बस मैं ही जानती हूँ। धरा को मिया की बात पर बुरा लग रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने काफी कुछ सहा था। धरा को अब उसके लिए बुरा लग रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने काफी कुछ सहा था, जिस पर धरा जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि उससे पहले ही सिया अपने फेस पर एक नकली मुस्कान लिए बोली, वैसे रुद्र भाई की शादी में मैं तो खूब धमाल मचाने वाली हूँ, पर पता नहीं मेरी होने वाली भाभी कैसी होगी, क्या वो भी रुद्र भाई के जैसे होगी। सिया को उससे देख धरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपनी एक्साइटेड भरी आवाज में बोली, अरे वो तो मेरी फ्रेंड है, तुम्हें पता है हम दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में फेमस थी। हम दोनों का नाम जय वीरू के नाम से जाना जाता था। सिया कुछ बोलती कि उससे पहले ही किसी आवाज उनके कानों में गुज उठी, जय वीरू मतलब तुम और मैं। बाहर से 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो कहते कहते रुक गई। वहीं दूसरी तरफ मैक्स रिवांश ओबरॉय के साथ उसके मेंशन आया। रिवांश ने जैसे ही उस मेंशन को देखा उसकी आंखें नम हो गई। पीछे से मैक्स उसे समझाते हुए बोला, ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए रिवांश, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम पीछे नहीं हट सकते। अब ये सुन रिवांश ने एक ठंडी आह भरी, आज के लिए बस इतना ही। रिवांश ने जैसे ही सिया के पास बैठते हुए डॉल कहा। सिया ने रिवांश से अपना मुंह मोड़ दिया। ये देख रिवांश के दिल में एक दर्द का सैलाब ही निकल गया, पर फिर भी एक नकली मुस्कान के साथ बोला, लगता है डॉल अपने प्रिंस से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। ये सुन सिया बेरुखी से मैक्स की तरफ देखते हुए बोली, मैक्स भाई, यहाँ ये जो कोई भी हो उन्हें कह दो कि इनकी डॉल मर चुकी है, अब जो है वो बस मिस ओबरॉय है। सिया की बात पर रिवांश प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं है डॉल, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भलाई छिपी थी। लेकिन सिया ने गुस्से और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरी भलाई छिपी थी, तभी तो मुझे उस गलती की भी सजा मिली जो मैंने की भी नहीं थी। वैसे मुझे सजा तो मिलनी ही थी ना, क्योंकि मैंने रिवांश ओबरॉय की बहन श्वेता को जो मारने की कोशिश की थी। ऐसा बोलते हुए सिया रिवांश पर तंज कस रही थी। फिर सिया मैक्स की तरफ मुड़ते हुए बोली,
मैक्स भाई आप इस इंसान से कहो कि यहाँ से चला जाए, बहुत दूर, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी। सिया की धमकी सुन रिवांश भारी कदमों से सिया के बाद से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद धरा सिया से बोली, सिया एक बार मौका तो देती तुम अपने भाई को कुछ कहने का, जिस पर सिया आंखों में नफरत लिए बोली, मैं नफरत करती हूँ उस रिवांश ओबरॉय से। सिया की बातें सिर्फ धरा ही सुन सकती थी क्योंकि मैक्स वहां से रिवांश के पीछे जा चुका था। धरा ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन सिया वो तो तुम्हारे भाई है, तुम ऐसे कैसे नफरत कर सकती हो? ये सुन सिया धरा से एक नम आवाज में बोली, इनके कारण ही मुझे अपने देश, अपने मेंशन से दूर वहां दूसरे देश में रहना पड़ा। फिर सिया धरा की तरफ देख नम आवाज में आगे बोली, पता है धरा, इन दोनों के लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, बल्कि इन्होंने उस श्वेता को जान से बचाने के लिए मेरा बोने मेरो भी ट्रांसप्लांट कर दिया। 7 दिन तक मुझे कोई होश ही नहीं था, पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो मुझे क्या देखने को मिलता है। धरा जिसे इस बात से सदमा लगा वो हैरानी के साथ सिया को ही देख रही थी। धरा आगे बोली, सिया तुमने ऐसा क्या देखा? ये सुन सिया भरे गले से बोली, जिस भाई को मैंने इतना ज्यादा सम्मान और इज्जत दी वही मुझे मेरे प्यार से दूर करने का प्लान कर रहे थे। उन्हें अपनी मुंह बोली बहन का इलाज करवाने के लिए उन्हें मेरे बोन मेरो की जरूरत थी, तो जब मैंने मना किया था श्वेता के ट्रांसप्लांट के लिए तो मेरे खुद के भाई ने मुझे अपनी कसम देते हुए ये कहा था कि अगर मैंने कभी उससे प्यार किया हो तो मैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कर दूं और यहाँ से हमेशा दो के लिए यहाँ से दूर चली जाओ। वाह, ये 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं ये बस मैं ही जानती हूँ। धरा को सिया की बात पर बुरा लग रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने काफी कुछ सहा था। धरा को अब उसके लिए बुरा लग रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने काफी कुछ सहा था, जिस पर धरा जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले ही सिया अपने फेस पर एक नकली मुस्कान लिए बोली, वैसे रुद्र भाई की शादी में मैं तो खूब धमाल मचाने वाली हूँ, पर पता नहीं मेरी होने वाली भाभी कैसी होगी, क्या वो भी रुद्र भाई के जैसे होगी। सिया को उससे देख धरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपनी एक्साइटेड भरी आवाज में बोली, अरे वो तो मेरी फ्रेंड है, तुम्हें पता है हम दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में फेमस थी। हम दोनों का नाम जय वीरू के नाम से जाना जाता था। सिया कुछ बोलती कि उससे पहले ही किसी आवाज उनके कानों में गुज उठी, जय वीरू मतलब तुम और मैं? बाहर से 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो कहते कहते रुक गई। वहीं दूसरी तरफ मैक्स रिवांश ओबरॉय के साथ उसके मैशन आया। रिवांश ने जैसे ही उस मैशन को देखा उसकी आंखें नम हो गई। पीछे से मैक्स उसे समझाते हुए बोला, ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए रिवांश, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम पीछे नहीं हट सकते। अब ये सुन रिवांश ने एक ठंडी आह भरी, आज के लिए बस इतना ही। रिवांश और मैक्स इस वक्त रिवांश के फादर के मैशन आए हुए थे। रिवांश ने जैसे ही अपना पहला कदम उस रमेशन की ओर बढ़ाया कि तभी उसके सामने कुछ डरावने सपने आने लगे। रिवांश खुद को कमजोर महसूस करने लगा। जैसे ही वो खुद को कमजोर करने लगा तभी किसी ने पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं रिवांश, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने सवालों के जवाब लेने चाहिए। क्यों किया? तुम्हारी फैमिली ने ऐसा क्यों नहीं बताया सच की सिया तुम्हारी बहन है? मैक्स की बात पर रिवांश ने एक नफरत के साथ कहा, सही कह रहे हो तुम मैक्स, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं वही केविन वाइट हूँ जिसके आगे बड़े बड़े माफिया लोग कांपते हैं। अगर दुनिया वालों को पता चलेगा कि केविन वाइट अपने घर के मसलों को ही दूर नहीं कर पाया तो क्या इंसल्ट होंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोलते हुए वो उस मैंशन के अंदर आ गया। वहीं उस मैंशन के अंदर आते ही उसे मिसेज ओबरॉय दिखी, जो अपने हाथों की नेल पेंट को सुखा रही थी। रिवांश को नफरत हो रही थी उस औरत से, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए एक तेज आवाज में कहा, मिस्टर अनंत ओबरॉय, कहाँ हो आप? देखिए आपसे मिलने कौन आया है, आपसे मिलने आपका दुश्मन आया है। रिवांश की तेज आवाज को सुन वहां के सब नौकर जमा हो गए। वहीं उसकी सटीक मोम, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसके होने या ना होने से। रिवांश उसे कितनी भी कड़वी बातें बोल दे लेकिन उसके सिर पर तो जैसे जूं तक नहीं रेंगती थी। वो एक कान से सुनती थी और दूसरे से निकाल देती थी। रिवांश के पापा स्टडी रूम में अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें रिवांश की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। उनके स्टडी रूम में एक नौकर काम करने के लिए आया तो उन्होंने उस नौकर से पूछा, काका ये बाहर इतना शोर क्यों है? क्या काजल बेटा आई है घर अपने बच्चों को लेकर दिवाली के लिए? ये सुन वो नौकर अपने हाथ में कपड़ा लिए उनके सवाल पर बोला, नहीं साहिब, वो रिवांश बाबा आए हैं। ये तून? रिवांश के फादर कंफ्यूज्ड होते हुए बोले, रिवांश और वो भी यहाँ? उसने तो यहाँ ना आने की कसम खा रखी है, फिर क्यों आया होगा? वो अपनी सोच में घूम थे कि तभी वो काका थोड़ा हिचकते हुए बोले, वो साहिब। उस नौकर को डरता देख वो अपनी शांत आवाज में बोले, काका आप इतना झिझक क्यों रहे हो, बात क्या है? तो वो काका बोले, साहिब वो छोटे रिवांश ओबरॉय बहुत गुस्से में आए हैं, वो आपका नाम लेकर आपको अपनी तेज आवाज में बुला रहे। ये सुन
रिवांश के पापा परेशानी भरे स्वर में बोले। रिवांश इस वक्त यहाँ और वो भी इतने गुस्से में, जाकर मालूम करना होगा। ऐसा बोल उन्होंने अपनी फाइल को वहीं टेबल पर रख बाहर निकल आए। बाहर बड़े से हॉल में रिवांश काफी गुस्से में मिसेज ओबरॉय को नफरत से देख रहा था। रिवांश उसे नफरत से देखते हुए बोला, वैसे मिसेज ओबरॉय आपके दिन यहाँ ओबरॉय मैशन में काफी अच्छे से गुजर रहे हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं या परेशानी तो नहीं? ये सुन मिसेज ओबरॉय, जो अब तक उसे इग्नोर करते हुए अपने आप को संवारने में लगी हुई थी, वो उसकी बात पर शॉक होते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना रिवांश? आज ये रिवांश नाम का सूरज किधर से निकला है? उनकी बात पर रिवांश डेविल स्माइल के साथ बोला, ये सूरज तो उसी दिशा से निकला है जिस दिशा से निकलता है, पर आपका सूरज बहुत जल्दी ही डूबने वाला है। ये सुन वो हल्के गुस्से में सोफे से खड़े होते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा रिवांश? कहना क्या चाहते हो? हाँ। ये सुन रिवांश उसे नफरत से देखते हुए बोला, ये बात आपको अभी पता चल जाएगी, थोड़ा सब तो बनाए रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। रिवांश की बातें उन्हें किसी जहरीले तीर जैसी लग रही थी। वो मन ही मन अपने शातिर दिमाग से एक जाल बुन रही थी। वो अपने फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान का दिखावा करते हुए बोली, रिवांश बेटा, भले ही तुम मेरी रियल बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें उससे कम नहीं समझा। तुम मेरे लिए सिया के जैसे हो। मॉम तो मैं ही हूँ तुम्हारी, अब भले ही सटीक मॉम हूँ पर हूँ तो हूँ। उनकी बात पर रिवांश कड़वी आवाज में बोला, ओह रियली माई सटीक मॉम, लेकिन सॉरी आप मेरी मॉम तो नहीं बन पाई कभी। आप बस मिसेज ओबरॉय ही बन के रह गई। लेकिन आज ये आपका सपना, ये ऐशो आराम की जिंदगी आपसे एक पल में दूर हो जाएगी। आप बस एक मामूली सी वो औरत बन के रह जाएगी जो लोगों के मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना आपके प्रोफेशन के बारे में। आप शादी से पहले क्या काम करती थी? वैसे अगर भूली है आप तो भी कोई बात नहीं, आज के बाद आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा, लोगों का बिस्तर गर्म। ऐसा बोलते हुए उसके फेस पर एक तंज भरी मुस्कान थी जिसे अपने बखूबी छिपा लिया था। मिसेज ओबरॉय रोने का ड्रामा करते हुए बोली, मानती हूँ मैं रिवांश की मैं तुम्हारी सगी मॉम नहीं। शादी से पहले मुझे मजबूरी में उस दलदल में धंसना पड़ा, लेकिन वो सब मेरा अतीत था। तुम्हारी मॉम मेरी, इससे पहले वो कुछ और कहती उससे पहले ही रिवांश की एक तेज दिल को कपा देने वाली आवाज आई, मेरी मॉम का नाम भी अपनी गंदी जुबान नहीं लेना। तुम मेरी मॉम तो क्या उनके पैरों की धूल बराबर नहीं हो? और अब मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकूंगा, क्योंकि ये घर, ये मेंशन सब मेरी मॉम का है। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखें नफरत दिखा रही थी। वहीं वो कुछ और कहता कि तभी एक कड़क आवाज उन सबके कानों में गुंजी, क्या हो रहा है यहाँ? वहीं दूसरी तरफ खुशी शादी की शॉपिंग करने के बाद रुद्र के साथ अपने घर लौटी थी। खुशी का फेस एक कमल के फूल के जैसे दिखाई दे रहा था। खुशी जैसे ही घर लौटी उसके सामने उसकी नकली मॉम मुकुराते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज बड़ी खुश लग रही हो? उनकी बात पर खुशी शर्माते हुए बोली, वो रुद्र जी ने मुझे सबके सामने क्या? खुशी की बात को काटते हुए उसकी नकली मॉम बोली, वो सबसे सामने उन्होंने मुझे? ऐसा बोल उसने अपना मुंह छुपा लिया। उसकी ऐसी हरकतों को देख उसकी नकली मॉम चिड़ी हुई आवाज में बोली, अरे जल्दी बोलना, कल सुबह प्रबेल भी निकलना है। ये सुन खुशी नासमझी में बोली, मतलब आपको जाना है क्या? ये सुन वो उखड़े हुए स्वर में बोली, अरे ये मुहावरा है, तू नहीं समझेगी बेटा। वैसे तू सीधे पॉइंट पर आ, तुम और रुद्र सबसे सामने क्या उसने तुम्हें किस किया या फिर तुम्हें अपने सीने से चिपका कर रखा? खुशी शर्माने लगी और वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे सबके सामने प्यार से हैप्पीनेस कहा और ये कहा कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हूँ और अपने हाथों से मुझे भेल पूरी खिलाए। उसकी वाल को सुन वो मुंह फुलाकर बोली, और तू तो ऐसा खुश हो रही थी जैसे कि पता नहीं रुद्र और तूने एक साथ कितना कह कर लिया हो सबके सामने। एक किस तक नहीं कि तुम दोनों ने क्या? उसके सवाल पर खुशी ने अपना सिर ना में हिलाया। वो खुशी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हुए बोली, मुझे तो लगा था ना जाने क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने तो किस ना करके मेरे दिल को चोट दी है। खुशी उनकी बात पर धीमी आवाज में बोली, आंटी आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? उसकी बात पर वो हल्की नाराजगी से बोली, आंटी तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी अगर मैं थोड़ा सा सज स्वर कर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं तो लोगों को मैं तुम्हारी छोटी बहन नजर आऊंगी। उनकी बात पर पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे ये छोटी बच्ची किसकी घूम हो गई? ये सुन उसने पीछे देखा तो पाया खुशी का मुंह बोला पिता खड़ा था उनका और खुशी की माँ का 36 का आंकड़ा था और सदा रहेगा। खुशी की नकली मॉम बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सुन वो ना में सिर हिलाते हुए बोले, अरे कहाँ मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं? कहाँ आप झूठ बोलने में माहिर और कहाँ मैं एक मामूली सा इंसान? उनकी बातों पर ताना साफ सुना जा सकता था। ये सुन वो ताने मारते हुए बोली, हाँ जैसे तू तो बड़ा ही रुपयों का राजा है ना, एक नंबर का बेवड़ा है तू और हवशी भी। ये सुन वो गुस्से में उखड़ते हुए बोले, ये तू ठीक नहीं बोल च रही अपन के बारे में। माना मैं एक चोर हूँ दुनिया की नजरों में, पर मेरी एक इज्जत
है चोरों की दुनिया में और तू मेरे को हवाशी बोल रही, चल बता किसके साथ मैंने गलत किया या गंदी नज़र से देखा। उनके सवाल पर वो अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, गलत करने की ज़रूरत क्या है जब आंखों से देख के ही सब कर लो। मैंने देखा है कैसे तुम अपनी इस मुंह बोली बेटी की होने वाली सास की ताड़ते रहते हो, जैसे अभी मौका मिले तो अभी उसको लेकर भाग जाओ। ये सुन वो हकलाते हुए बोले, वो मैं ये वो। उनको ऐसे हल्काया हुए देख वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अब क्या मैं वो कर रहे हो, अब क्यों तुम्हारे 12 बज गए। ये सुन वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोले, तुम समर्थन जी को क्यों लेकर आ रही हो बीच में, अरे वो तो कितनी मासूम हो, प्यारी है, उन्हें देखकर तो उनके दुश्मन को भी प्यार हो जाएगा, इतनी स्वीट है वो। ऐसा बोलते हुए वो उनके सपनों में खो गए कि तभी खुशी की नकली मॉम ने उनको चुटकी काटी, जिससे एक दर्द भरी आवाज उनके मुंह से सुनाई दी। वो उन्हें गुस्से में घूरते हुए बोले, तेरी प्रॉब्लम क्या है, जब भी उनकी बात आती है तो तुझे क्या मिर्ची लग जाती है। ये सुन वो रूठ होते हुए बोली, देख ऐसा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, पर मैं तुझे बस आगाह कर रही हूँ, उसके पति राजस्थान के महाराज है और उसका बेटा राजस्थान का होने वाला हुकुमसा। अगर गलती से भी पता चल गया ना तो तेरी हड्डियां तक नहीं बचेगी, तू नहीं जानता होगा पर मैंने उनके क्रूअल्टी के काफ़ी किस्से सुने हैं तो बोल रही थी। बाकी मान या ना मान ये तेरी मर्जी। उनकी बात पर वो अपने फेस से अपने पीसने को साफ करते हुए बोले, तू बस मुझे डरा रही है ना। उनकी बात पर उन्होंने ना में सिर हिलाया तो वो और परेशान हो गए। पीछे से असद आते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, क्या बातें हो रही है यहाँ। ये सुन वो एक नकली स्माइल के साथ बोली, कुछ नहीं असद बेटा, बस मैं इसे समझा रही थी कि ये खुशी की होने वाली सास से दूर रहे। ये सुन असद उन्हें वार्निंग देते हुए बोला, अगर आपने फिर से ऐसी हरकतें करने की कोशिश की तो आपके सारी इनकम काट दूंगा और वापस आपको उसी जगह पर छोड़ दूंगा जहां से लाया था। ये सुन वो फेस पर एक नकली मुस्कान लिए बोले, असद बेटा तुम भी ना, इसके मजाक करने की आदत है तुम्हें नहीं पता क्या। फिर वो खुद की तारीफ करते हुए बोले, वैसे मैं भी कोई मामूली सा एक्टर तो हूँ, पूरे पुरानी दिल्ली में मेरे चर्चे हैं, लोग मिलने के लिए तरसते हैं। मुझे तो इस मेकअप की दुकान से जायदा से मिलना चाहिए पैसा, क्योंकि ये तो कुछ करती धरती नहीं, सारा काम तो मैं ही करता हूँ। उसकी बात पर वो उन्हें ताना मारते हुए बोली, और कितना काम करता है ये बेवड़ा, तू नालियों में पड़े रहता अगर असद तुझे काम पर नहीं रखता। तूने तो अपना भाड़ा फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हारा राज खुलने से बचाया, वरना तुम तो अपनी समधन के चक्कर में सब उगल देते अपने मुंह से बेवड़े के ही के। और क्या बोला, तुझे देगा असद पैसा, देगा जायदा, मतलब काम करूँ मैं और फलतू पायस। ऐसा नहीं हो सकता, तुझसे ज्यादा काम मैंने किया है तो मुझे ही मिलेंगे ज्यादा पैसे। तो वो भी लड़ने लगे। उन दोनों लड़ता देख खुशी परेशान हो गई। खुशी की परेशानी उससे देखी नहीं गई तो असद एक तेज आवाज में गैसते हुए बोला, अगर तुम दोनों ने लड़ाई बंद नहीं की तो मैंने तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसकी बात पर वो दोनों माफी मांगते हुए बोले, हम तो मजाक कर रहे थे, हम चलते हैं सोने, कल बहुत सारा काम करना है। ऐसा बोल वो वहां से आग खड़े हुए। उनके जाने के बाद खुशी भी जैसे ही जाने को हुई कि तभी अचानक से असद ने उसके हाथ पकड़ लिया, तूने तो अपना भाड़ा फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हारा राज खुलने से बचाया, वरना तुम तो अपनी समधन के चक्कर में सब उगल देते अपने मुंह से बेवड़े के ही के। और क्या बोला, तुझे देगा मिलेंगे जायदा पैसे। असद पैसा देगा जायदा मतलब काम करूं मैं और फलतू पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुझसे जायदा काम मैंने किया है तो मुझे ही मिलेंगे जायदा पैसे। तो वो भी लड़ने लगे। उन दोनों लड़ता देख खुशी परेशान हो गई। खुशी की परेशानी उससे देखी नहीं गई तो असद एक तेज आवाज में गरजते हुए बोला, अगर तुम दोनों ने लड़ाई बंद नहीं की तो मैंने तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसकी बात पर वो दोनों माफी मांगते हुए बोले, हम तो मजाक कर रहे थे, हम चलते हैं सोने, कल बहुत सारा काम करना है। ऐसा बोल वो वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद खुशी भी जैसे ही जाने को हुई कि तभी अचानक से असद ने उसके हाथ पकड़ लिया। रिवांश की आवाज सुनकर उसके पिता सीढ़ियों से आते हुए बोले, ये क्या हो रहा है यहाँ। उनकी बात को सुन मिसेज ओबरॉय अपना ड्रामा जारी करते हुए बोली, भले ही रिवांश मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया हो, लेकिन माँ तो हूं ना तुम्हारी, भले ही सकी ना सही। मैंने तुम्हें सिया अपनी खुद की बेटी से बढ़कर प्यार किया है। क्यों तुम बार मेरी ममता की परीक्षा लेते हो, क्या कमी है मेरे प्यार में। मिसेज ओबरॉय की बातों को सुन मैक्स अपने मन में हंसते हुए बोला, वाह क्या नौटंकी करती है ये, इन्हें तो किसी सकस में होना चाहिए था, खूब पैसे कमाए होती इससे इनकी। मिसेज ओबरॉय को सुन अनंत ओबरॉय रिवांश की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोले, रिवांश ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का, और इस वक्त यहाँ आकर क्यों शोर कर रहे हो, बताओ मुझे। उनकी बात पर रिवांश अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, ये आपको मिसेज ओबरॉय ही बताएगी इन्होंने क्या किया, इनके कारण मेरी सिया बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। रिवांश की बात को सुन वो कंफ्यूज होते हुए बोले,
मतलब कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ कहो, यूं पहेलियां मत बुझाऊं। ये सुन रिवांश मिसेज ओबरॉय को स्मिर्क करते हुए बोला, क्यों मिसेज ओबरॉय, बता दूं। उसकी बात पर वो डर गई और अपने फेस पर आए पसीने को साफ करने लगी। रिवांश फिर अपने सामने खड़े अपनी डैड की आंखों में देखते हुए बोला, इन्होंने सिया के ऊपर गोली चलवाई है। ये सुन रिवांश के डैड उस पर भड़कते हुए बोले, रिवांश में जानता था कि तुम अपनी सटेप मॉम से नफरत करते हो, पर इस हद तक ये मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उनसे नफरत करने में इतने गिर जाओगे कि अपनी सटेप पर झूठा आरोप लगा सकते हो। ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उनकी बात को सुन रिवांश ने उन्हें इग्नोर करते हुए कहा, आपके सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके कारण मेरी सिया, मेरी डॉल हॉस्पिटल में है। रिवांश की बात पर वो उस पर गुस्सा होते हुए बोले, शर्म करो रिवांश, कुछ तो शर्म करो। वो तुम्हारी माँ ना सही, पर सिया की माँ तो है ना। भला एक माँ अपनी बेटी को क्यों मारने की कोशिश करेगी। उनकी बात को पूरी होने से पहले ही रिवांश तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि सिया इनकी अपनी औलाद नहीं, सिया इनकी नहीं बल्कि आपके और मेरी रियल मॉम की बेटी थी। ये सुन वो चौंकते हुए बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम, सिया मेरी और सुहाना की बेटी है, पर ये कैसे हो सकता है। रिवांश ने बिना किसी भाव के टेबल पर एक फाइल जोर से मारते हुए बोला, ये रहे सबूत इनके झूठ के। रिवांश के डैड ने उस फाइल को पढ़ा तो वो हैरान हो गए और नफरत से उसे देखते हुए बोले, शीला तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सिया के बारे में झूठ बोलने की। ऐसा बोल वो उस पर हाथ उठाने जा ही रहे थे कि तभी मैक्स ने बीच में आते हुए कहा, अरे अरे अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है इन्हें मारने की, पहले इनके करस्तनियों का एक और नमूना तो देख लीजिए। ऐसा बोल उसने रिवांश के शोल्डर पर हाथ रखा तो रिवांश ने कुछ फोटो और वीडियो अपने डैड को दिखाते हुए बोला, ये देखिए इनकी हरकत। उस वीडियो में शीला गाड़ी में बैठे हुए उस आदमी को जिसके फंस पर एक मास्क था उससे बोली, तुम्हें मैंने उस राघव को मारने को कहा था ना कि सिया को। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, चलो कोई बात नहीं राघव ना सही सिया ही सही, मेरे रास्ते का कांटा ही हट गया। उनकी बात पर वो शूटर बोला, वो जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरा हिसाब किताब क्लियर कर दो। ये सुन शीला ने अपने पर्स से पैसे निकालते हुए उसे देते हुए बोली, अब जाओ यहाँ से, हो सके तो ये शहर ही छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम रिवांश या उसके बाप के हाथ लगे तो तुम्हारे साथ दो मेरी जिंदगी के भी लाले पड़ जाएंगे। वीडियो के खत्म होने पर मिसेज ओबरॉय रोते हुए रिवांश के डैड से बोली, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, भला मैं क्यों सिया को मारना चाहूंगी। उनकी बात पर मिस्टर ओबरॉय उन्हें ताना देते हुए बोले, नहीं तो इसका मतलब ये सब वीडियो भी फेक है। ये सुन वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ ये। इससे पहले वो कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर अनंत ओबरॉय ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शीला, आखिर क्या कमी रहने दी जो तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। हाँ, और ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हें कि तुमने राघव को मारने की सुपारी दे डाली। हाँ, फिर कुछ पल रुक वो नफरत से बोले, निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। रिवांश तो उन दोनों को बिना भाव के देख रहा था, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं मिस्टर अनंत ओबरॉय अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मैं आपकी माफी मांगने से क्या होगा। पहले आपके कारण मेरी माँ की मौत हुई, उसके बाद अब सिया को गोली लगी। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे आपसे नफरत है और इस नफरत की दीवार को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं यहाँ आपको बोरिंग देने आया था। अगर आज के बाद आपने या आपकी पत्नी ने मेरी सिया के साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत किया तो आपके सारे एम्पायर को जलाकर राख कर दूंगा। रिवांश उनकी बात को काटते हुए बोला, नफरत से बोला। वहीं शीला वो अपने मन में नफरत से उन दोनों बाप बेटे को देखते हुए बोली, और मैं ये कोशिश करूंगी कि ये नफरत कभी कम ना हो। रिवांश उन दोनों को गुस्से में देखते हुए मैक्स के साथ चला गया, पर मैक्स ने एक बार मिसेज ओबरॉय को ऐसे देखा जैसे वो उसका खून ही कर देगा तो वो डर गई। 17 वहीं रिवांश के जाने के बाद वो उसके डैड वहीं धम से सोफे पर बैठ गए और पछतावे के साथ बोले, सुहाना सच कहा रिवांश ने, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आज मुझे ये एहसास हो रहा है मैंने अपने बेटे को अपने इन्हीं हाथों से खो दिया। उनकी आवाज में एक गिल्ट था। रिवांश के जाने के बाद उनके डैड वहीं बैठ गए। उनके बैठने के बाद शीला जी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए बोली, आनंद देखो, मैंने इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए और इस घर के लिए कितना कुछ सहा और कितना कुछ किया तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे दिल में मेरे एहसानों का कोई मोल नहीं? ये बात तुम भी जानते हो कि सिया को मैंने अपनी खुद की औलाद की तरह पाला है। अनंत जी ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखते बोले, कैसा आसान तुमने किया शौला। हाँ, तुम्हारे कारण मेरी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है और तुम कहती हो तुमने उसे बेटी माना। अगर सच में वो तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम यहाँ होती? उनकी बात का शीला के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चुप्पी ने ही उनको सब बता दिया। फिर वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, देखा तुम्हारी यही खामोशी ने सब बयां कर दिया मुझे। तुमने मुझसे शादी करने के लिए कितना बड़ा झूठ कहा, मुझे धोखे में रखा। तुम सच में एक गिरी हुई औरत हो जो चंद पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकती हो। उनकी बात पर शीला अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली,
अनक तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, मुझे पाने के लिए, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए किया। फिर कुछ पल की शांति के बाद बोले, तुम्हारे कारण मैं सालों से गिल्ट में रहा कि मैंने अपनी बॉबी, अपने प्यार, अपने बेटे दोनों को धोखा दिया है। लेकिन आज जाकर मुझे सच पता चल रहा है कि जिस बात का गिल्ट लिए मैं बैठा था वो तो मैंने कभी किया ही नहीं, वो तुम थी। शीला जी कुछ बोलती उससे पहले ही वो मुंह मोड़ते हुए बोले, तुमने जो करना था शीला तुमने कर दिया, पर अब जाओ यहाँ से, तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ, यही काफी है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें जितनी गलती तुम्हारी है उतनी मेरी भी। अगर मैं पहले ही अपने बेटे पर ट्रस्ट करता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मेरे पास मेरे बच्चे हैं और न ही मेरा प्यार। ऐसा बोलते हुए उनके दिल में एक दर्द हो रहा था। शीला जी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने गाइस को तेज आवाज में बोले। सिक्योरिटी उनकी वाल पर 4 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आज पहुंचे। उनको देख मिस्टर अनंत अपनी दमदार आवाज में बोले, इस औरत को मेरे मेंशन के पास से बाहर निकालो और याद रखना आगे से ये औरत इस मेंशन के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम सब जानते हो। ऐसा बोल वो भारी कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद शीला अपने घमंड भरी आवाज से बोली, पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। पर उन लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें उस मेंशन से बाहर फेंक दिया और फिर वो गार्ड्स वही मेंशन के बाहर अपनी जगह पर खड़े हो गए। शीला अपनी आंखों में नफरत का सैलाब लिए बोली, आज तुम दोनों बाप बेटे ने जो मेरी इंसल्ट की है उसे मैं जिंदगी भर याद की और तुम दोनों का वो हाल करूंगी जो तुम अपने में भी नहीं सोच सकते। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिया के पास उसके दोस्त बैठे हुए थे। वहीं राघव भी खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। राहुल ने सिया के गालों को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो होता। उसकी बात पर सिया अपने गालों से उसके हाथों को हटाते हुई बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम अपने ये हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात पर राहुल ने उसके गालों पर किस करते हुए प्यार से बोला, क्या करूं यार, तुझे हुए बिना मेरा मन नहीं लगता। राहुल की इस हरकत पर राघव को काफी गुस्सा आया। वो चाहता तो राहुल के दांत तोड़ सकता था, पर ऐसा वो कर नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था इससे सियाहट होगी और साथ ही में सबको पता चल जाएगा। धरा ने उन दोनों को देखा, फिर उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा रिवांश खड़ा था। रिवांश ने एक नज़र उन सभी को देखा, फिर सिया को जिसने मुंह मोड़ा हुआ था ये देख उसे दर्द हुआ। वो वहां से पीछे मैक्स के केबिन में जाने लगा। उसको यूं जाता देख धरा को काफी अजीब लगा क्योंकि उसने रिवांश को हमेशा गुस्से में या रुड होते हुए देखा, पर आज रिवांश को यूं टूटता देख उसे काफी हैरानी हुई। धरा सिया से परेशानी भरी आवाज में बोली, सिया आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क सो आई हैव टू गो। धरा की बात पर सिया उसकी फिक्र करते हुए बोली, भाभी इज एवरीथिंग ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम। धरा ने उसकी बात पर कहा, हाँ मुझे जाना होगा पर तुम फिक्र मत करो, राघव है यहाँ, ये तुम्हारे दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखेगा। ऐसा बोल उसने सिया के गाल पर प्यार से हाथ रखा और आगे कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और कोई भी शैतानी मत करना। सिया ने उसकी बात पर आंखें बंद करते हुए हमें जवाब दिया। धरा के जाने के बाद राहुल और पारुल भी बोले, हमें भी जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, अगर नहीं गए तो घर वाले ताने दे देकर मार देंगे। सिया उन दोनों को देखते हुए बोली, अभी तो तुम दोनों को जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आए मेरे घर जाशन के साथ तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं। उसकी बात पर राहुल मुंह बनाते हुए बोला, और हो भी नहीं सकता। पारुल सिया से धीरे से गले लगते हुए बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम 4 दोस्त बार में पार्टी करेंगे। सिया उसे देखते हुए बोली, तुम नहीं सुधर सकती। जिस पर राहुल उसे आंख मारते हुए बोला, अगर हम दोनों सुधर गए तो तू पागल हो जाएगी मेरी जान। जिस पर सिया उसे ताना मारते हुए बोली, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए अभी के अभी तो जरूर हो जाऊंगी, मुझे रेस्ट करना है। ऐसा बोलते हुए उसने मुंह फुला लिया। जिस पर राहुल ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सिया और पारुल दोनों अपना नाम में सिर हिलाते हुए मन में कहने लगी, ये नहीं सुधर सकता, ऐसे कुछ बोलना ही बेकार है। सिया के दोस्तों के जाने के बाद राघव जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था वो सिया के पास जाकर अपने रुमाल से उसके गालों को साफ करते हुए बोला, दूर रहो अपने दोस्तों से, दोस्त है वो तो दोस्त की तरह रहे, ना कि बॉयफ्रेंड वाली हरकतें करे। सिया उसके गालों को खींचते हुए बोली, और मेरे राघव को जलन हो रही है। ये सुन राघव इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं मुझे क्यों होने लगेगी जलन भला। जिस पर सिया अपनी मुस्कान को छुपाते हुए बोली, अच्छा नहीं होती जलन तो ठीक है, मैं राहुल को बोलगी आगे से वो मेरे लिप्स पर किस किया करे। जिस पर राघव को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सिया की तरफ नीचे झुकने लगा। सिया को अब राघव से डर लगने लगा था। राघव को झुकता देख उसने अपनी आंखें बंद कर दी।
उसको यूं डरता देख राघव को हंसी आ गई। ऐसा पहली बार हो रहा था जब सिया उससे डरी। राघव ने उसके गालों पर अपने होंठ रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिया ने झट से अपने होंठ आगे कर दिए, जिससे उन दोनों का किस हो गया। राघव ने जैसे ही देखा कि अभी अभी क्या हुआ है, वो दूर होना चाहता था, पर सिया के मुलायम होंठ अपने मुंह में भर उसे और पागलों की तरह चूमने लगा। किस करते हुए उसके हाथ सिया की शर्ट के अंदर भी चलने लगे, जिसे देख सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। काफी देर किस करने के बाद राघव सिया से दूर होते हुए बोला, योर लिप्स आर वेरी टेस्टी, आई लाइक देम। ऐसा बोलते हुए राघव अपने होंठ को अपने आंगूठे से साफ करने लगा। सिया बेचारी का शर्म से बुरा हाल हो गया था। राघव वहां से जाने लगा तो सिया उसे रोकते हुए बोली, राघव जी प्लीज आप मेरे साथ यहीं पर सो जाओ, वो धरा भाभी और मैक्स भाई भी नहीं तो। ऐसा बोल उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राघव भी उसके पास एक पतली सी चादर लेट गया। राघव पूरा ध्यान रख रहा था कि उसकी वजह से सिया के जख्म पर ना लगे। वो सिया से एक दूरी बनाए हुए था ताकि सिया आराम से सो सके। थोड़ी देर बाद सिया की आंख लग गई और वो सोते हुए राघव के ऊपर चढ़ गई और उसके चेस्ट पर अपना सिर रख दिया। राघव ने जब सिया को देखा तो पाया वो बिल्कुल किसी छोटे पप्पी की तरह सो गई। उसको ऐसे सोता देख उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसके सिया के बालों को सहलाते हुए सो गया। राघव सिया को प्यार से देख रहा था और उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है सिया, किसी और का नहीं, उस राहुल का भी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी सिया को किस करने की। ऐसा उसने सिया के गालों पर किस किया। वो सिया के गालों से उस निशान को मिटाना चाहता था जो कि राहुल के किस करने से बना था, हल्का सा। राघव इस वक्त बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसी हरकतें कर रहा था, जो अपने पसंद के खिलौने को हट होने पर करता हो और उसे दुनिया से छुपा के रखे। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन ऑन हुई। राघव आराम से एक हाथ से सिया के सिर पर ही रखा और दूसरे हाथ से अपने फोन से नोटिफिकेशन चेक करने लगा। राघव ने जैसे ही मोबाइल में पासवर्ड डाल अपना मोबाइल चेक किया तो पाया उस पर टिया का धमकी भरा मैसेज था, जिसे पढ़कर राघव को हंसी के साथ दो गुस्सा भी आ रहा था। मैसेज कुछ इस प्रकार का था, कहने को तुम्हारा नाम राघव है लेकिन तुम में एक भी गुण भगवान राम के नहीं है। अरे हो भी कैसे सकते हैं, कहा वो भगवान और कहा तुम तुष इंसान। तुष इंसान कहा तो बुरा मत मान लेना, पर हूँ मैं तुमसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ। तुमने ऐसा किया भी कैसे, मेरे साथ हिम्मत भी कैसे हुई। राघव ने मन में खुद से कुछ सोचते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया जो ये टिया की बच्ची इतनी भड़क रही है, किसी ज्वालामुखी के जैसे। ऐसा सोचते हुए बेख्याली में राघव ने दिया को एक मैसेज भेजते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम इतनी गुस्सा हो रही हो। टिया ने जैसे ही उसका मैसेज पढ़ा उसके गुस्से का तो जैसे गुब्बारा फूट पड़ा। उसने गुस्से में जोर जोर से मैसेज टाइपिंग करते हुए कहा, पागल इंसान, तूने एक परिवार को बर्बाद किया है, देखना तू कभी खुश नहीं रखेगा, तुझे कुंवारी कन्या की ब्याह लगेगी। राघव हैरानी के साथ खुद से बोला, मैंने भला किस आदमी का घर नहीं बसने दिया। ऐसा सोचते हुए उसने मैसेज टीपी कर दिया तो उधर से टिया ने गुस्से में दो चार गालियां देते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें मैंने कहा था कि मेरी शादी की बात, चला अपने दोस्त सरदार जी से मेरी मम्मी के पास आ, उन्हें दिखा। तुझे पता है एक घर को बसने से पहले उजाड़ जा रहा है, तुझे बदुआ लगेगी मेरी और मेरे सरदार जी के होने वाले बच्चों की। राघव को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और उसने नाराजगी से कहा, नहीं दिया, मैं तुम्हारी शादी उस सरदार जी से नहीं करवा सकता, मतलब ऐसी लड़की से लो बिल्कुल भी नहीं जो गुस्सैल नचड़ी हो, जो किसी की रेस्पेक्ट करना ना जानती हो और बदतमीज हो। ये मैसेज देख के तो जैसे दिया पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। उसने अपने टूटे हुई दिल की इमोजी भेजते हुए कहा, राघव कैसा भाई और दोस्त है रे है तू, अपनी बहन का घर नहीं बसने दे रहा और तू अपने दोस्त का भी घर उजाड़ रहा है। फिर रोते हुए इमोजी भेजते हुए कहा, तूने अपुन का दिल तोड़ दिया, अपुन रो रहा है। फिर गुस्से वाले इमोजी भेजते हुए कहा, तू घर आ, एक बार मैं मम्मी से कहूंगी कि तू ना बाहर लड़कियों के साथ अयानशी करता है, उनके साथ दारू पीता है और तो और उन्हें अपने साथ लड़का बना के घर भी लाता है, फिर देखना तुम क्या होगा तुम्हारा। टिया की लड़के वाली बात सुन राघव को हिचकी आने लगी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिया जो काफी टाइम से उसे देख रही थी, उसने उठते हुए राघव से उसका फोन लिया और जब उसने मैसेज देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने राघव के फोन पर से टिया को वॉइस मैसेज करते हुए एक लड़के की आवाज में कहा, सॉरी टिया जी, मुझे गोली लगी थी तो राघव मेरा यार मेरे पास रहकर मेरी सेवा कर रहा है तो ये भुला नहीं है कुछ भी, पर मेरे पास मेरी फैमिली के नाम यही है तो। ऐसा बोलते हुए सिया उदास हो गई, उसकी आवाज में उसके दर्द का साफ पता चल रहा था। टिया ये देख पैनिक करते हुई बोली, आप ठीक तो हो ला सरदार जी, कुछ हुआ तो नहीं था आपको। उसको पैनिक करता देख सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, टिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आराम कर लूँ, आप बाद में बात कर लेना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। टिया ने ये देख सिया को एक प्यार भरा मैसेज भेजा, उस पर एक दिल भी था। दिल के नीचे उसने बहुत सारा प्यार भेजते हुए कहा, मेरे प्यारे सरदार जी आपके लिए है, ये दिल है मेरा।
किसने कहा सरदार जी आपकी फैमिली नहीं है, मैं आपकी फैमिली हूँ, मेरी माँ आपकी माँ और मेरी फैमिली आपकी फैमिली है। आप आराम करना सरदार जी। फिर राघव को एक गुस्सैल आवाज में मैसेज भेजते हुए कहा, राघव के बच्चे तूने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। राघव के बच्चे तुम बता नहीं सकते थे कि तुम्हारे साथ मेरे सरदार जी भी है। हाँ मानती हूँ कि मैं भोली और मासूम और संस्कारी हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सरदार जी के बारे में छुपाओ। पता नहीं वो क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में। मैं पहले ही बोल दे रही, अगर उन्होंने मुझे मना किया ना शादी करने के लिए तो देख लेना जिंदगी भर कुंवारा रहेगा तू, और बाय चांस तेरी शादी हुई भी तो मैं ना ही तेरी सुहागरात बनने दूंगी और ना ही तेरा हनीमून बनाने दूंगी, और तेरी बीवी को भी तुमसे दूर कर दूंगी, समझे। और मेरे सरदार जी का खुद से ज्यादा ख्याल रखना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे। तुम्हें कुछ हो गया तो चलेगा, मैं एक और भाई बना सकती हूँ, पर अगर मेरे सया जी को कुछ हुआ तो और थोड़ी सकती है, समझे। टिया ने धमकी देते हुए मैसेज बंद कर दिया। उसकी धमकी भरी बातों को सुन एक पल के लिए राघव भी डर गया। राघव ने अपना फोन कर दिया। राघव के फेस पर 12 बज गए थे। सिया ये देख जोरों से हंसते हुई बोली, राघव जी आपकी दोस्त क्या कहा था, उसने आपकी शादी नहीं होने देगी, ऐसा बोल। वो और जोरों से हंसने लगी। उसको खुद पर हंसते देख राघव अपना मुंह मोड़ते हुए बच्चों के जैसे नाराज होते हुए बोला, क्या सिया आप भी मेरा मजाक बना रही हो, क्या जरूरत थी आपको उससे बात करने की, मैं कर रहा था, समझा रहा था ना मैं। सिया उसको यूं जलता देख मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये राघव जी भी ना बच्चों के जैसे जलते हैं, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी नहीं इतना ड्रामा करता होगा जितना ये करते हैं। ऐसा बोलते हुए मन में वो राघव से अपनी मीठी आवाज में बोली, राघव जी आप टिया की फिक्र मत कीजिए, वो अब आपको परेशान नहीं करेगी कभी भी। ये सुन राघव अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, मतलब आपके कहने का क्या है, आपको पता है कुछ जो मैं नहीं जानता। ये सुन सिया अपनी नजरें चुराते हुई बोली, वो आपको खुद पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए मुझे आपके साथ सोना है। ऐसा बोलते हुए सिया राघव का हाथ पकड़कर बेड पर लेट गई। धरा कॉरिडोर से होते हुए रिवांश को ढूंढने के लिए जा रही थी। अभी वो आगे बढ़ी कि उससे पहले ही उसे मैक्स दिखाई दिया जो परेशानी से बाहर की तरफ जा रहा था। ये देख धरा ने मैक्स को रोकते हुए कहा, इज देयर प्रॉब्लम मैक्स, व्हाट हैपेंड मैक्स। ये सुन मैक्स अपनी टूटी फूटी हिंदी से बोला, वो रिवांश उसने खुद को रूम में बंद कर दिया है। ये सुन धरा रिवांश की फिक्र करते हुए बोली, मैक्स कुछ हुआ है क्या रिवांश को। ये सुन मैक्स ने उसे जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद धरा हल्के गुस्से में बोली, कैसी औरत है मिसेज ओबरॉय, अपना मतलब सीधा करने के लिए एक भाई को उसकी बहन से दूर रखा। मैक्स भी उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने धरा, उसने सिर्फ मिसेज ओबरॉय बनने के लिए ये सब ड्रामा किया, पर अब वो भी मिसेज ओबरॉय नहीं रह पाएगी। धरा नासमझी में बोली, मतलब क्या है, वो मिसेज ओबरॉय नहीं रहेंगी। ये सुन मैक्स बोला, क्योंकि मिस्टर अनंत ओबरॉय अपनी पहली पत्नी सुहाना यानी कि रिवांश की मां से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, पर उन्होंने शादी दो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि सिया उनकी और मिसेज ओबरॉय की बेटी है। ये सुन धरा हैरानी के साथ बोली, बाप रे मुझे तो पता ही नहीं था वो इतनी चालू औरत है। ये सुन मैक्स बोला, धरा तुम जानती नहीं हो वो औरत कितनी चालाक लोमड़ी है, अगर आज हम लोग बिना सबूत के जाते तो वो अपने घड़िया के आंसू दिखा के मिस्टर ओबरॉय को अपनी ओर कर लेती। ये सुन धरा हंसते हुई बोली, अरे वो घड़िया नहीं घड़ियाली आंसू होता है और लेटी नहीं लेती होता है, और लेटी का मतलब तुम गूगल से सर्च कर लेना। ये सुन मैक्स शरामते हुए बोला, वो मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी आता है तो कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। ये सुन धरा बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें सब सिखा दूंगी। ये सुन मैक्स अपने फेस पर दर्द भरे एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, नो अगर रिवांश को पता चल गया ना तो मैं तो गया काम से। फिर धरा उसकी बात को ना समझते हुए बोली, मतलब। ये सुन मैक्स उसे ताना मारते हुए बोला, अरे मैडम भूल गई कि तुम्हारे उस हिटलर को कोई भी पसंद नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करे, अब अगर मैंने तुमसे बात की तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान पर बनाएगी। फिर मैक्स ने धरा से परेशान होते हुए कहा, धरा तुम प्लीज जल्दी से मेरे केबिन में जाओ वरना पता नहीं वो क्या कर देगा, तुम ही उसे शांति करी सकती हो। सुन धरा उसकी हिंदी को ठीक करते हुए बोली, शांति करी नहीं शांत करा सकती हो। ये सुन मैक्स बोला, अरे मेरी मॉम तुम जाओ वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी हिंदी के चक में तुम भी यही फंस जाओ, इसलिए जल्दी जाओ मेरे केबिन में, वहां कोई भी नहीं आएगा। ये सुन धरा हो में सिर हिलाया और मैक्स के केबिन की तरफ बढ़ गई। मैक्स के केबिन में जाते ही धरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। धरा ने देखा मैक्स का पूरा केबिन रिवांश ने तोड़ फोड़ कर रख दिया। धरा को अब रिवांश से डर भी लग रहा था, पर खुद को समझाते हुए वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। धरा ने मन में जैसे ही सोचा मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, लेकिन जैसे ही वो जाने को हुई उसने रिवांश को देखा जिसके हाथ पूरा खून से सना था।
ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुद को रोक ना पाए और उसने जाकर रिवांश को अपने सीने से लगा दिया। रिवांश की पूरी बॉडी आग की भट्टी के जैसे जल रही थी। धरा ये देख परेशान हो गई। वही धरा के होने के एहसास से रिवांश कुछ पल के लिए शांत हुआ, फिर उसने धरा को खुद से दूर करते हुए कहा, धरा प्लीज तुम यहाँ से जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस आग में जलकर राख हो जाओ। धरा उसकी बात पर बोली, अगर तुम्हें शांत करने के लिए मुझे जलना भी पड़े तो मंजूर है मुझे वो भी। और फिर थोड़े गुस्से से उसे बोली, खुद को चोट देने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? आपको पता है आप पर एक भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ऐसा बोलते हुए धरा उसके हाथों से कुछ कांच के टुकड़े निकाल उसके जख्म को साफ करने लगी। फिर धरा ने उसके जख्म पर दवाई लगाते हुए कहा, वैसे तो बड़ा खुद को दिखाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन जब फैमिली की बात आ जाती है तो अब कुछ भूल कर खुद को मारने की कोशिश करते हो। What a stupid person you are। ये सुन रिवांश ने उसकी बाहों से सख्ती से पकड़ते हुए कहा, जानती क्या तुम मेरे बारे में? हाँ क्या लगती हो तुम मेरी माँ बहन या बीवी? बताओ मुझे मिस धरा रायचंद, कल तक तो तुम मेरे खून की प्यासी थी, फिर क्या हो गया तुम्हें आज? ये सुन धरा अपनी आंसू भरी आंखों से बोली, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, पहले भी पड़ता था। फिर बेरहमी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अगर आप हट होते हैं तो उस चीज़ या उस इंसान को करो जिसने आपको हट किया, ना कि अपने चाहने वालों को। जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें हटे करो। ऐसा बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रिवांश एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, मेरी आग में जलने को तैयार हो गई पर तुम मेरी दो कड़वी बातें भी ना सह पाए, इसे तुम प्यार कहती हो? ये सुन धरा ने उस केबिन के दूर को अच्छे से लॉक किया, फिर वापस रिवांश की तरफ फिरते हुई बोली, मिस्टर रिवांश ओबरॉय, आप हर बार मुझे बिना गलती के सजा देते थे, आज मैं आपको वो सजा दूंगी जिससे आप फिर से खुद को हट करने की कोशिश नहीं करेंगे। धरा की बातें सुनकर रिवांश मन में सोचने लगा, ये क्या सजा देने वाली है मुझे? ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी धरा उसके करीब आए और उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगी। धरा का ये प्लान काम करने लगा था। रिवांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धरा ने ये देखकर एक डेविल स्माइल के साथ उसे एक रस्सी से वहीं बांधना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रिवांश को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने पाया कि धरा चली गई थी। ये देखकर रिवांश निराश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर खुद को रस्सी से छुड़ाते हुए कहा, सिली गर्ल, ये बच्चों वाली ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। ऐसा सोचकर वह जैसे ही जाने लगा कि तभी वहां टेबल पर एक नोट पड़ा मिला। उसमें धरा ने रिवांश को धमकी देते हुए लिखा था, जानती हैं आपको बुरा लग रहा होगा, आप क्या ही कर सकते हैं इसमें, यह कोई नई बात तो है नहीं। आप गुस्सा करो तो उस गुस्से का तेल बनाकर मार्केट में बेच आओ, बहुत पैसा मिलेगा। रिवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, व्हाट द हेल। ऐसा बोलते ही उसने जैसे ही उस लेटर को आगे पढ़ा तो उसमें धरा ने ड्रामा करते हुए लिखा था, हाँ हाँ जानती हूँ आप क्या कहेंगे। अब व्हाट द हेल। ये पढ़कर रिवांश के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आ गई। उस लेटर में आगे लिखते हुए धरा ने कहा, गलतियां तो हम इंसानों से ही होती हैं ना, जैसे कुछ आपसे हुई और वही गलती आपके पापा से हुई। ये पढ़कर रिवांश के भाव गंभीर हो गए। धरा ने आगे समझाते हुए कहा, मिस्टर रिवांश ओबरॉय, आप शायद जानते नहीं हो, आपके पापा आपकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि सिया को एक बाप का प्यार मिल सके और आपको भी एक माँ का। उन्हें हमेशा यही लगता रहा था कि सिया उसी शीला की और उनकी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब उनकी चाल थी जिसमें आप और आपके डैड फंस गए। जानती है आपके लिए उन्हें माफ करना आसान नहीं होगा, पर फिर भी आखिरी बार यह कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपने डैड को माफ कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर आप मेरे कारण अपने पापा से अलग हुए तो मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा कि मेरे कारण एक बाप से उसके बेटे को दूर किया। ये पढ़कर रिवांश के चेहरे पर उदासी छा गई। वह घुटनों के बल बैठकर जोर से रोते हुए बोला, डैड मुझे माफ कर दीजिए, जितनी गलती आपकी है उतनी ही मेरी भी। अगर मैं समय रहते उनकी चाल को समझ लेता तो आज हम एक खुशहाल परिवार की तरह रहते, पर कोई बात नहीं, मैं आज ही आपसे माफी मांगकर अपने बेटे का हक वापस लूंगा। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉयस के मेंशन में रिवांश के पिता अपने कमरे में उदास थे। वह उदासी से अपने कमरे में लगी हुई अपनी पहली पत्नी की तस्वीर से बोले, सुहाना देखो तुम्हारे जाने के बाद हमारा बेटा मुझसे नफरत करता है। हाँ जानता हूँ कि उसकी नफरत जायज है, लेकिन फिर भी दिल दुखता है जब वह मुझे मिस्टर ओबरॉय कहता है। काश मेरा बेटा मुझे फिर से डैड कहने लगे। उनकी बात पर पीछे से एक आवाज आई। ऐसा सुनकर उन्होंने जैसे ही पीछे देखा तो पाया कि उनके पीछे मैक्स और धरा खड़े थे। धरा को देखते ही उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। वह उसे कुछ बोलते
इससे पहले ही मैक्स ने उनसे कहा, अंकल, मैं जानता हूँ कि आप धरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर ट्रस्ट मी अंकल, यह आपके बेटे रिवाश के लिए एकदम सही है। पता है, जब मैंने इसे सारा सच बताया आपका और रिवांश का, तो पता है इसने क्या कहा? धरा खामोश रही, तो मैक्स बोला, इसने ये कहा कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। अगर आपसे गलती हुई तो रिवांश से भी हुई होगी, पर रिश्ता खत्म करना यह समाधान नहीं है किसी बात का। धरा भी उन्हें समझाते हुए बोली, हाँ अंकल, मानती हूँ। वह आपसे नाराज थे तो आपको भी उन्हें मानना चाहिए था। अगर वह नहीं मानते तो कान के उनके 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। आप मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं आप दोनों को एक करके रहूंगी। आपको आपका बेटा वापस देकर रहेंगी। ये सुनकर मैक्स बोला, देखा अंकल, ये है आपके बेटे की चॉइस, जिसे अपने रिश्ते से ज्यादा आपकी और आपके बेटे की परवाह है। यह फैसला तो आपका ही होगा कि रिवांश इससे शादी करेगा या नहीं, पर धरा से शादी करवाकर आप न केवल अपने बेटे की खुशी उसे दे सकते हो, पर आप उसके साथ साथ अपने और उसके रिश्ते भी सही कर सकते हो। धरा कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, अंकल, मैं वह कारण नहीं बनना चाहती जो एक बाप से उसके बेटे को दूर कर सके। मैं बस आपको और रिवांश को एक बाप बेटे की तरह देखना चाहती हूँ। ये सुनकर रिवांश के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पर तुमने रिवांश को मुझसे बात करवाने के लिए इस बात की भी चिंता की कि वह तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर धरा नाराजगी से बोली, आपने मुझे बेटी कहा है क्या? एक बेटी का इतना हक नहीं कि वह अपने पिता से उसके बेटे की दूरी को दूर करे। फिर अचानक से धरा अपनी जुबान को दांतों तले दबाते हुए बोली, माफ कीजिए अंकल, मैंने आपको पिता कहा। आपको बुरा लगा हो तो मैं जानती हूँ आप इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैं भूल गई थी। ऐसा बोलते हुए धरा का चेहरा उदास हो गया। ये देखकर रिवांश के पिता ने कहा, हाँ, मुझे बुरा लगा। ये सुनकर धरा मायूसी के साथ उन्हें देखने लगी। तभी रिवांश के पिता ने कुछ ऐसा किया जिससे धरा की आंखें नम हो गई। रिवांश के पिता ने धरा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मुझे बुरा लगा क्योंकि तुमने मुझे अंकल कहा। तुम्हारा भी मेरे पर उतना ही हक है जितना मैक्स से और रिवांश का। तुम मुझे पापा बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे पापा बोलो। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई। धरा की आंखें नम हो गई और वह नम आवाज में बोली, थैंक यू पापा। ये सुन रिवांश के पिता उसे डांटते हुए बोले, मैंने बेटी कहा ही नहीं, बल्कि दिल से माना भी है। इसलिए अगर आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आए, या अगर तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला वह रिवांश भी होगा, तो भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धरा के फोन में एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। ये देख धरा अपने मैसेज को चेक करते हुए उनसे बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए सिया को पिक करने। वह आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सुन वह प्राउड होते हुए बोले, मुझे गर्व है अपने बेटे की चॉइस पर, इसलिए तुम दोनों जाओ। अब अगर रिवांश को पता चला तो पता नहीं कौन सा हंगामा मच जाएगा। मैक्स भी उनके पैर छूते हुए बोला, अंकल, आप भी अपना ख्याल रखना। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर अनंत ओबराय अपनी पहली पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए बोले, सुहाना, ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मासूम और साफ दिल की, और जिद्दी भी। मैं खुश हूं कि रिवांश ने पैसा देखकर नहीं, बल्कि धरा के गुणों को देखकर उससे प्यार किया। वहीं रास्ते में मैक्स और धरा हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। धरा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। मैक्स ने ये देख धरा से बोला, लगता है रिवांश के पिता से मिलकर तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा, नहीं? ये सुन धरा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, हाँ, काफी। आखिर मुझे एक बाप का प्यार तो मिला, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। ऐसा बोलते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये देख मैक्स ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, पागल, इसमें रोने की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी शादी रिवांश से हो जाएगी, तो उसके पिता तुम्हारे पिता ही तो बन जाएंगे ना। धरा उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल, मैं खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिवांश की आंख लग गई। जैसे ही वह गहरी नींद में गए, तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ खुशी जैसे ही जाने को हुई, असद ने उसके हाथ को पकड़ते हुए खुद की करीब खींचा, जिससे वह सीधा उसके सीने से जा टकराए। खुशी के इस तरह से टकराने से खुशी के बाल असद के चेहरे पर आ गए। असद ने अपने चेहरे से उसके बालों को दूर किया और खुशी की तरारू देखते हुए बोला, खुशी, तुम यह शादी तोड़ दो। ये सुन खुशी अपना हाथ असद से छुड़वाते हुए बोली, असद, तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? मेरी शादी रुद्र से पक्की हो चुकी है। मैं ये रिश्ता, यह शादी नहीं तोड़ सकती। ये सुन असद की पकड़ उसकी कमर पर कसी जा रही थी।
असद ने अपनी आंखों में जुनून लिए उससे बोला, शादी तय हुई है तो टूट भी सकती है। आजकल तो शादीशुदा लोग भी तलाक ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये सुन खुशी उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए सख्त आवाज में बोली, मैं रुद्र से ही शादी करूंगी। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? अब कर तो रही हूं तुम्हारे मन का। तुम ही ने तो ये सारा प्लान बनाया था, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये सुन असद खुशी के गालों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खुशी। मैं नहीं जानता था कि उसे बर्बाद करने के चक्कर में मैं खुद ही अपनी खुशियों का गला घोंट रहा हूँ। नहीं देख सकता उस रुद्र के होते हुए तुम्हें। ये सुन खुशी शौक होते हुए बोली, प्यार? ये सुन असद किसी सनकी की तरह खुशी के चेहरे पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, हाँ खुशी, प्यार। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पर तब मैं अपने बदले में अंधा हो चुका था, जिसने अपने छोटे से बदले के लिए अपने प्यार का गला घोंट दिया। पर अब नहीं, अब खुशी, तुम्हें मैं वह प्यार दूंगा जो कभी तुम रुद्र से चाहती थी। अभी भी देर नहीं हुई है खुशी, चलो यहाँ से, हम आज ही यह सारा शहर छोड़ देंगे। अपना खुद का छोटा सा सपनों का घर बनाएंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं और बस हमारा प्यार होगा। खुशी, प्लीज उस रुद्र को छोड़ दो। ये सुन खुशी हैरानी से बस एकटक असद को ही देख रही थी। खुशी रोते हुए बोली, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती असद। फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, असद, मैं सिर्फ रुद्र की रहूंगी, उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम भूल जाओ मुझे। ऐसा बोल वह जैसे ही जाने को हुई कि तभी असद ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पाने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े करूंगा। सांस, दाम, सब तरीके अपनाऊंगा, पर तुम्हारी शादी उस रुद्र से नहीं होने दूंगा। असद, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन यह शादी होकर ही रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करते हो यह शादी रोकने के लिए। पर एक बात याद रखना, भले ही मेरी शादी ना हो पाए तो भी मैं रुद्र के अलावा किसी और को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। अगर मैं रुद्र की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होंगी। और तुम जो ये सोचते हो कि मुझे पालोगे, पर मैं तुम्हारा ये सपना कभी भी सच नहीं होने दूंगी। तुम्हें खुद को हाथ लगाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। खुशी ने असद को जवाब देते हुए कहा, जिस पर असद ने भी अपने दांत चबाते हुए कहा, इतनी नफरत करती हो मुझसे? अब खुशी, तुम? ये सुन खुशी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, हाँ, बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। ये सुन असद अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत से। अब तक मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करता रहा, पर अब और नहीं। अब तो मैं तुम्हें आज किसी भी कीमत पर पाकर ही रहूंगा, अपना बनाकर रहूंगा। फिर देखता हूँ कैसे शादी करता है तुमसे रुद्र। ऐसा बोल असद ने खुशी के दुपट्टे को एक तरफ फेंका और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आने लगा। खुशी उसे धमकी देते हुए बोली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो असद। ऐसा बोल उसने ऊपर रूम देखा और वहां की तरफ बढ़ने लगी। ये देख असद ने तेजी से उसका रास्ता रोका और अपनी तरफ फिर से खींच लिया। असद ने उसके दोनों हाथों को उसके पीछे लगाते हुए कहा, आज तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा मेरे पर खुशी। ऐसा बोल वह खुशी के ऊपर झुकने लगा। खुशी की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी किसी ने खुशी को एक झटके से असद से दूर किया। असद इससे पहले कुछ समझता, उससे पहले ही उसके गालों पर एक जोर का मुक्का पड़ा। असद को मुक्का इतनी जोर का पड़ा कि कुछ पल तो उसे समझ में ही नहीं आया। जब उसने सामने देखा तो पाया वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुशी का भाई रजत खड़ा था। अपने भाई को सामने देखकर खुशी अपने भाई के गले रोने लगी। ये देख खुशी का भाई रजत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, चुप हो जा छोटी, तेरा भाई सा गया है ना यहाँ, वो तुझे कुछ भी नहीं होने देगा। ऐसा बोलते हुए उसने खुशी को एक तरफ किया, फिर असद की तरफ देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी अधेशी हरकत करने की? अभी इसका भाई जिंदा है समझे। इतना बोल वो असद को मारने लगा, लेकिन असद के फेस पर जरा सा भी दर्द नहीं था। उल्टा वो तो उन दोनों को देखते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। असद ने अपने होठ से लगे खून को एक नज़र देखते हुए अपने अंगूठे से साफ करते हुए खुशी से कहा, यू नो खुशी, आई डोंट लाइक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ माई ब्लड टू फॉल डाउन, बट डू यू नो वाई आई एम साइलेंट हियर? बिकॉज आई लव यू। तुम इसकी बहन हो तो मैं अपने होने वाले साले पर हाथ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दर्द होगा इसलिए। ये सुन खुशी कुछ बोलती कि उससे पहले ही रजत ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, होल्ड योर टंग असद जैदी, वो मेरी बहन है, उसकी शादी सिर्फ उससे होगी जिससे मैं चाहूँगा समझे। अगर तुमने फिर से कुछ भी इसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा।
ये सुन असद पागलों की तरह हंसने लगा, फिर अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ? हाँ, मैं असद जैदी हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है, समझे? इस खुशी की शादी मुझे ही होगी, देख लेना तुम। ये सुन असद अपनी पकड़ कसते हुए बोला, कमीने तेरी इतनी हिम्मत! ऐसा बोल वो जैसे ही मारने को हुआ कि खुशी ने अपने भाई के हाथ को रोकते हुए कहा, बस कीजिए भाई, बहुत हुआ। ये सुन असद के फेस पर एक स्माइल थी कि खुशी ने उसे बचाया। रजत ने खुशी की तरफ देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, खुशी तुम क्या कर रही हो? जानती भी हो तुम एक सांप को बचा रही हो, आज नहीं तो कल ये सबसे पहले तुम्हें ही इसेगा। खुशी ने रजत की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के हाथ किसी के खून से रंगे हों। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। इस दुनिया में पापा छोटी और आपके अलावा मेरा है ही कौन? मेरी शादी के बाद इस पापा को छोटी को कौन संभालेगा अगर आपको जेल हो गई? कभी सोचा है? ये सुन रजत गहरी सोच में पड़ गया। उसको सोचता देख खुशी आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जानती हूँ आपको बुरा लग रहा होगा इस वक्त, लेकिन आप मेरी नज़र से सोच कर देखिए भैया। आज तो आपके सामने मेरी साथ ये हरकत हुई, लेकिन कल को अगर यही हरकत आपके जेल जाने के बाद छोटी से हुई तो क्या करोगे आप? हाँ, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसके चक में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि ये रही रजत की बहन जिसका भाई खूनी है। कौन करेगा फिर आपकी छोटी से शादी? और पापा का क्या होगा सोचा है आपने? वो तो जीते जी मर जाएंगे ये खबर सुन के। आप भी जानते हो कि पापा दिल के मरीज है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन भाई अपनी फैमिली पर एक आंच भी सहन नहीं कर पाऊंगी। ये सुन रजत की आंखों में नमी तैर गई। उसने खुशी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मेरी छोटी सी बहन कब इतनी समझदार हो गई। ठीक है, तू कहती है ना तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा। अब खुशी हाँ में जवाब देते हुए बोली, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा बोल। उसने जैसे ही रजत के हाथ पर देखा तो पाया रजत के हाथ पर कुछ ताज़े जख्म बने थे। ये देख खुशी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए दर्द से तड़पते हुए कहा, भाई आपको तो बहुत चोट लगी है, लेकिन आपको ये चोट लगी कैसे? ये सुन रजत अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वो ऐसे ही लग गई, छोटी सी चोट है, तू भी ना कुछ ज्यादा ही देती है। ये सुन खुशी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ये आपको छोटी सी चोट लग रही है हो? रजत कुछ बोलने को हुआ कि खुशी ने अपने हाथ से उसे रोकते हुए कहा, बस भाई आप मेरे साथ चलो, इस पर दवाई लगाओ। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा रजत ने उसकी बात पर कहा तो खुशी अपनी हंसी को छुपाते हुए उन्हें रूम में ले जाने लगी। असद के भी काफी चोट लग गई थी। खुशी ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा, और आप भी रूम में जाकर दवाई लगवा लीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा बोल वो रजत को अपने रूम में ले गई। उसके जाने के बाद असद अपने घावों की तरफ देखते हुए बोला, खुशी तुम्हें पाने के लिए मैं इसे एक क्या 1000 घावों को सह लूंगा, बस तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल उसने अपने घाव को चाकू से और गहरा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम में आशी बेड एक पतली सी चादर ओढ़े हुए बोली, तो क्या सोचा है तुमने इस डील के बारे में? आशी के बगल में शौर्य बिना शर्ट के उसके हाथ को अपने हाथ में लिए हुए था। वो उसके बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, मुझे धरा से मतलब है, तुम अपने वादे पर तैयार रहना, तुम्हें तुम्हारा रिवांश मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुझे बस धरा चाहिए। धरा को पाने? उसकी बात पर आशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, धरा को पाने के लिए उसकी दुश्मन के साथ भी सो लोगे? पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसकी। ये सुन शौर्य ने उसके गले को कसकर पकड़ते हुए कहा, धरा को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगा, वो मेरा प्यार है समझी? तुम जैसी लाखों लड़कियां भी उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया। अगर तुमने आज के बाद धरा का नाम अपनी जुबान से भी लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा तुम अपने प्लान और रिवांश पर फोकस करो, मेरी धरा से दूर रहो। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी शर्ट पहनी और फिर जोर से उस रूम के दूर को जोर से मारते हुए उस रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आशी अपने रूम के सामान को फेंकते हुए नफरत से बोली, नफरत करती हूँ मैं उस धरा से, उस कमीनी के कारण मेरा रिवांश मुझसे दूर हो गया है। बस एक बार मेरा रिवांश मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी धरा को उसकी औकात बताती हूँ।